हेलो बच्चों, मैं आपका आरडी सर लेकर आया हूँ आर्म्स एकेडमी डिजिटल चैनल पे नीट का वन शॉट रिवीजन, जहां पे हम सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की एक छोटे से वीडियो में, जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी की लाइंस भी है इसमें हमारे फ्लैश कार्ड में, उसके साथ एक क्विक रिवीजन करेंगे। 1 घंटा लाइक 60-65 मिनट का छोटा सा वीडियो होगा, जिसमें ये पूरा चैप्टर हम लोग रिवाइज करते हैं। बहुत सारे चैप्टर, ऑलमोस्ट 13 to 14 chapters have already been uploaded on your YouTube channel। तो वहां पे है, आपको जब इसकी रिवीजन करनी है तो ये वन शॉट वीडियोस ही आपको काम करने वाले हैं। एनसीईआरटी के लाइंस है, एनसीईआरटी रीडिंग रख लो साथ में, पर कुछ चीजें समझनी है जो आप लोग गलती करते हो, उसके लिए क्विक रिवीजन के लिए वन शॉट वीडियोस बेस्ट है। सो विदाउट वेस्टिंग लॉट ऑफ टाइम, लेट्स बिगिन विद द वन शॉट रिवीजन ऑफ केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन। आप लोगों को मालूम है ये चैप्टर जो है, इसका एक अच्छा खासा वेटेज है, समटाइम्स अराउंड 4 क्वेश्चन इसको। देखो, ये चैप्टर ना 2-3 चैप्टर के साथ क्लब भी हो सकता है। मतलब ये चैप्टर हमारे लाइक ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, खुद ये चैप्टर कहीं ना कहीं एक्सक्रीशन, इन 3-4 चैप्टर के साथ, और इवन लाइक कहीं पे भी ये हम लोग इसको क्लब करके भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अभी तो लास्ट ईयर से देखा है आपने, एप्लीकेशन बेस्ड, कोर कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो वहां के लिए ये चैप्टर बहुत ही बेस्ट है, जहां पे आपको कुछ ना कुछ बहुत अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो लेट्स बिगिन विद द केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो अगर एंड इट्स इंटीग्रेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इट्स इंटीग्रेशन। अब देखो, इस चैप्टर में हम सबसे इंपॉर्टेंटली बात करने वाले किन के बारे में? हॉर्मोन्स। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंटली हम लोग बात करने वाले हैं हॉर्मोन्स। नाउ, अब हम लोगों को एक हॉर्मोन्स की डेफिनेशन दी है। हाँ, दीज आर नॉन न्यूट्रिएंट सब्सटेंसेस विच अल्टीमेटली हेल्प इन द से एज सेल्यूलर मैसेंजर करके काम करते हैं। हाँ, तो वहां के लिए बहुत ही जरूरी है ये समझना आप लोगों को कि हम हार्मोन से बात करते हैं, एंड जिनको द ग्लैंड्स दैट सिक्रीट हार्मोन्स, दोज आर कॉल्ड एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। बराबर है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है, यहाँ पे भी देखेंगे, ऐसे नहीं है कि नहीं देखेंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड्स दैट सिक्रीट हार्मोन्स, और हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब इसका मतलब है एंडोक्राइन ग्लैंड्स का, चलो कोई बताओ मुझे, व्हाट डू वी मीन बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स? क्विकली क्विकली क्विकली, देखो यहाँ पे है ही एक बार, पर मैं आपको यहाँ पे लिखवा कर देता हूं, दोज आर डक्टलेस। अगर ये ग्लैंड्स डक्टलेस है तो उसका मतलब ही क्या है? इनसे जो सिक्रीशन सिक्रीट होने वाले हैं, या इनसे जो सब्सटेंसेस रिलीज होने वाले, दे विल डायरेक्टली कम इनटू द ब्लड। बराबर है, क्योंकि इनके पास डक्ट है नहीं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स लाइक दे सिक्रीट सिक्रीशंस इन द ब्लड डायरेक्टली। देखो, ये कहां पे आएगी? डायरेक्टली इनटू द ब्लड। इनके सिक्रीशंस कहां पे आने वाले हैं बच्चों? These are ductless glands. That's why their secretions will be found in the, or released in the directly in the blood। बराबर है, और उन सिक्रीशंस को हम बुलाते हैं हॉर्मोन्स। अब देखो, हॉर्मोन्स के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। हाँ, इन हॉर्मोन्स के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, वहां जाते हैं हम लोग। पर एक बार थोड़ा सा यहाँ पे 2-3 चीजें आप लोगों को एनसीईआरटी की लाइन की मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट नोट्स में दी है। दीज आर, they provide neural system, provide a point to point connection, rapid coordination among the organism or the organs, as nerve fibers do not। ये देखो, ये इसको ना मैं हाईलाइट करके रखता हूं, ये बहुत बार आप लोग ना इसमें गलती करते हो। nerve fibers do not innervate all cells। यहाँ पे डू नॉट है, ये आपको करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट में आता है। देखो, नर्व सेल्स इनर्वेट ऑल सेल्स, और दे डू इनर्वेट ऑल सेल्स, इट इज डू नॉट। कहीं कहीं पे नर्व सेल्स पहुंच नहीं पाती, तो वहां पे कंटिन्यूअस रेगुलेशन के लिए एंडोक्राइन सिस्टम है। ये आपको असर्शन रीजन में भी पूछा जा सकता है। हाँ, endocrine system integrates neural system to the for the regulation and coordination। so endocrine system न्यूरल सिस्टम के साथ मिलकर काम करेगी, बिकॉज
लाइक नर्व फाइबर्स डू नॉट इनर्वेट ऑल सेल्स। ये असर्शन रीजन के लिए जरूरी है, यहाँ पे याद रखो। चलो अब हम अपना एंडोक्राइन ग्लैंड की तरफ जाते हैं। जैसे हमने ऑलरेडी बोला है, दीज आर डकलेस ग्लैंड्स विदाउट डक, दे सिक्रीट देयर सिक्रीशंस इन द ब्लड, एंड इनके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, नॉट क्राइटेरिया सॉरी, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो हम देख लेते हैं। दीज आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स। नॉन न्यूट्रिएंट मतलब क्या? वी आर नॉट गोइंग टू गेट एनी काइंड ऑफ एनर्जी और न्यूट्रिशन फ्रॉम द हॉर्मोन्स। ये हमें ना एनर्जी देंगे ना न्यूट्रिशन देंगे, सो दोज आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स। दे एक्ट एज, देखो सेकेंड है, एक्ट एज इंटरसेल्यूलर मैसेंजर। ये कलर दिख रहा है क्या? दिख रहा है। इंटरसेल्यूलर मैसेंजर, इंटर और इंट्रा दोनों में डिफरेंस है। इंटरसेल्यूलर मैसेंजर, हाँ ये करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट में आता है, हाँ यहाँ पे बहुत बार होता है इस पे क्वेश्चंस। सो दिस इज इंटरसेल्यूलर मैसेंजर। देन नेक्स्ट हम अलग कलर से करते हैं, देखो हर एक पॉइंट के लिए मैं अलग कलर। दे आर प्रोड्यूस्ड इन अ ट्रेस अमाउंट, समटाइम्स सम इन पिकोग्राम और सम इन द नैनोग्राम क्वांटिटी। पिकोग्राम और नैनोग्राम क्वांटिटी में इतने कम जरूरी है वो, इतने कम अमाउंट में भी वो काम कर सकते। इनको एक्स्ट्रा काम करने के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट की जरूरत भी नहीं है। हाँ उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इस कलर से। देखो they are transported by blood. Why they are transported? Because there are no presence of ducts, and they act only on the specific target tissue. This is very important. Even though they are secreted in the blood, तो ब्लड में वो सर्कुलेट होते वक्त गलत जगह पे कभी काम नहीं करेंगे। उनका एक ऑर्गन डिसाइडेड है, उनकी टिश्यू लोकेशन डिसाइडेड है, वहीं पे मतलब सिर्फ वहीं पे काम करेंगे। देख लेकिन यहाँ पे आ सकता है कि हॉर्मोन्स कैन एक्ट ऑन एनी टिश्यू। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया ये कैसे करेक्ट हो जाएगा? हॉर्मोन्स डू नॉट एक्ट ऑन एनी टिश्यू इन द बॉडी। हर एक हार्मोन का अपना अपना स्पेसिफिक टारगेट है, ये भूलना नहीं है बच्चों। हर एक ऑर्गन हार्मोन का अपना अपना स्पेसिफिक टारगेट टिश्यू है, वहीं पे जाकर वो काम करने वाले हैं, गलत जगह पे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ले गलत हो जाएगा आपने ये से। इनवर्टिब्रेट्स में देखो सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम विथ फ्यू हार्मोन्स। इसका एक जाते जाते एग्जांपल बता देता हूँ, कॉकरोच। हाँ कॉकरोच में मेटामॉर्फोसिस के लिए एक इक्डाइसोन नाम का केमिकल सिक्रीट होता है। हाँ मेटामॉर्फोसिस मोल्टिंग जिसको बुलाते हैं हम लोग, उसके लिए एक होता है वो दैट एक्ट्स एज एन हार्मोन। बट इन केस ऑफ वर्टिब्रेट्स complex endocrine system is there with large number of hormones, those are produced by our body। यहाँ पे देखो ये ह्यूमन की एंडोक्राइन सिस्टम दिखाई है और एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड एंड द डिफ्यूज्ड टिश्यू और सेल्स। देखो और एक है ना, एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है यहाँ पे, these are not only organs, sometimes certain tissue, only tissue can act as a endocrine structure। ये पूरी की पूरी ग्लैंड ही होनी चाहिए ऐसे जरूर नहीं। तो ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स ही, वो तो आपको एनसीईआरटी में डायग्राम दिए, उसमें हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पिनियल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पैंक्रिया, एड्रिनल, टेस्टिस, ओवरीज। अब ये मेल फीमेल स्पेसिफिक है। इतनी सारी ऑर्गेनाइज एक्सक्लूसिवली organs है which are going to behave as endocrine glands, but apart from that there are certain diffused और unorganized endocrine glands, और उसमें diffused tissues बुलाते हैं और cells होते हैं, उसमें होता है GI tract, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। अब इनका काम सिर्फ हार्मोन सिक्रेट करना नहीं, इन सब का मेजर काम है, मेजर बता रहा हूं क्योंकि टेस्टिस, ओवरीज, इनको हम ऐसे, पैंक्रियास को सिर्फ अकेला काम नहीं है, बट इनका मेजर काम क्या है? डाइजेशन से रिलेटेड है। बट अलोंग विद दैट दे सिक्रेट सर्टेन हार्मोन्स। लीवर ये है, आप लोगों को बहुत बार आप भूल जाते हो, लीवर कैन अल्सो, और लीवर टिश्यू में कुछ सेल्स है और लीवर में कुछ सेल्स है विच बिहेव एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। मतलब वो एक हार्मोन रिलीज करते हैं, हम लोग बाद में बात करेंगे उस पर। किडनी भी है, हार्ट भी है, एंड दीज आर ऑल ऑर्गन। अब देखो हार्ट का तो काम पंपिंग ऑफ ब्लड है, हार्ट का मेजर काम क्या है? पंपिंग ऑफ ब्लड। फिर भी देर आर सर्टन सेल्स इन द हार्ट विच
secrete or tissue in the heart that secrete the one important hormone. हाँ, किडनी के केस में भी वही है. तो ये आपको समझ में आना जरूरी है. नॉट ओनली ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड बट डिफ्यूज टिश्यू और अनऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर आल्सो देयर इन अवर बॉडी, जो हम लोगों को हार्मोन रिलीज करके काम में मदद करते हैं, हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में हेल्प करते हैं. चलो, ये सब कुछ समझ में आ गया है. लेट्स मूव अहेड. ये देखो, अब थोड़ा सा ना आपको लगेगा सर इतना क्यों, पर ये एक छोटा छोटा बॉक्स है आपके लिए बनाया हुआ. आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं. एक छोटा बॉक्स और एक पूरा ग्लैंड कंप्लीट हो रही है आप लोग उसमें, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी. चलो, सबसे पहले लेट्स बिगिन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस. हाइपो मींस बिलो, थैलेमस के नीचे जो है, हाँ, इट इज अ बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन इन द फोरब्रेन, contains several nuclei which are nothing but the neurosecretory cells which produce hypothalamic hormones. The hormones produced by the hypothalamus are called as hypothalamic hormones. अब इन हार्मोन की स्पेशलिटी है, ये जो हार्मोन्स है हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, उनकी स्पेशलिटी. आप लोगों ने न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ा है हार्मोन हाइपोथैलेमस का और भी जो काम है, जैसे टेम्परेचर मेंटेनेंस, हंगर, थर्स्ट, ये सारे भी है, या लाइक बिहेवियर में भी काम करते हैं ना ये, अलॉन्ग विद द लिम्बिक सिस्टम में. हाँ, लाइक एनिमल बिहेवियर, इमोशन के में भी काम आता है. बट ये हाइपोथैलेमस बिहेव्स एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड आल्सो. सो इसके जो हॉर्मोन्स है वो दो टाइप के हॉर्मोन्स है. दो टाइप के मतलब क्या? हॉर्मोन सिक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस विल गो एंड टेल अदर ग्लैंड. कौन सी ग्लैंड बताता हूं. इट विल गो एंड टेल अदर ग्लैंड, बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड, टू रिलीज सम हार्मोन. वो बताएगा हाँ तुझे ये हार्मोन सिक्रेट करने की जरूरत है बेटा. पिट्यूटरी ग्लैंड को जाकर बोलेगा ये कि तू ये लाइक हार्मोन सिक्रेट कर, तेरा काम है अब ये हार्मोन सिक्रेट करना. या बताते हैं कि भाई बस ये हार्मोन अब ज्यादा सिक्रेट करने की जरूरत नहीं, इसका जितना काम था उतना हो चुका है. अगर वो रिलीज करने के लिए बोल रहा है तो उसको हम रिलीजिंग हार्मोन्स बुलाते हैं. अगर वो रिलीज स्टॉप करने के लिए बोल रहा है तो उसको इनहिबिटरी हार्मोन्स बुलाते हैं. बात समझ में आ गई? hypothalamic hormone will go and tell the not only pituitary gland but majorly pituitary gland to release certain hormones. क्या बताया मैंने? It will go and will tell the pituitary gland to release certain hormones. तो उनको रिलीजिंग हार्मोन बुलाएंगे, और जब वो स्टॉप करने के लिए बोलेगा तब हम उसको बुलाएंगे इनहिबिटरी हार्मोन्स. जैसे एक दो एग्जांपल में बताता हूं. देखो यहाँ पे GnRH करके दिया है, हाँ, या लाइक ऐसे है और भी दो चार हॉर्मोन्स है, जैसे TSH RH. ये एक मैं बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल बता दूं. TSH इज मेनली सिक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड, बट कब करना है ये उसको पता तो चले. तो ये बताने के लिए हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करता है, उसको बोलते हैं TSH RH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन. मैंने क्या बताया, समझ में आया? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन. TSH ये सिर्फ हार्मोन कौन सिक्रेट करेगा? पिट्यूटरी. और ये कौन करेगा? एंटायर हार्मोन बाय हाइपोथैलेमस. अब ये हाइपोथैलेमस से निकलेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाएगा, उसको बोलेगा चल तू TSH रिलीज कर, तो TSH रिलीज होगा. अब ये TSH पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलेगा एंड उसका टारगेट ऑर्गन क्या है? थायराइड ग्लैंड. जाके काम करेगा थायराइड ग्लैंड पे. तो जब बॉडी को लगेगा कि हमें थायराइड हार्मोन क्या होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन की जरूरत है, तब हाइपोथैलेमस पहले पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेगा चल भाई तू TSH रिलीज कर. तू TSH रिलीज करेगा, ये TSH रिलीज होगा, वो थायराइड ग्लैंड पे जाएगा, एक्ट करेगा, एंड दैट विल बी द मैसेज फॉर द थायराइड ग्लैंड टू रिलीज द थायरॉक्सिन. ऐसे काम करते हैं. या जहां पे यहाँ पे दिया है सोमैटोस्टैटिन. स्टैटिन मतलब क्या? स्टॉप. अब ग्रोथ हार्मोन है, हाँ, हमारे ग्रोथ हार्मोन को एक पर्टिकुलर एज के बाद या पर्टिकुलर एक्टिविटी के बाद उसका रिलीज स्टॉप करना भी जरूरी है, अदरवाइज वो एक्सेसिव होता रहेगा.
ह्यूमन में तो नहीं चलेगा ना, ग्रोथ क्या है, डेफिनेट है हम लोगों में, एक डेफिनेट पीरियड के लिए, ऑल लाइक थ्रू आउट द लाइफ नहीं हो सकती ना हमारी ग्रोथ। नहीं तो मैं अभी भी मतलब ऐसे बन जाता जिराफ जैसे, नहीं ना, मेरी हाइट फिक्स है। तो वो तो रोकना भी है, जब जरूरत नहीं किसी हार्मोन की, तब उसको जाकर रोकने का काम कौन करता है, इनहिबिटरी हार्मोन। टोटल हाइपोथैलेमस सिक्रेट्स टोटल 10 टाइप्स ऑफ द लाइक हार्मोन्स, रिलीजिंग हार्मोन्स या इनहिबिटरी हार्मोन्स मिला के 10 हार्मोन्स है मेनली। हाँ मेजरली आपको सबके नाम दिए नहीं है, आपको जरूरत नहीं, सिर्फ उनका नेचर याद रखो। एक एग्जांपल दिया है, वैसे ही ACTH होता है, LHRH होता है, FSHRH होता है, जिनको हम कलेक्टिवली GnRH बुला रहे हैं, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बुला रहे हैं। हाँ, या GHRH होता है, लाइक ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। वैसे ही ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन है, जो ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को इनहिबिट करेगा। ग्रोथ हार्मोन कौन रिलीज करने वाला है, बट ऑब्वियसली पिट्यूटरी ग्लैंड। तो उस पे कंट्रोल कौन लाएगा, हाइपोथैलेमस। आई बात समझ में। अगर आप देखते हो तो आपको ये पता चलेगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड पे कंट्रोल करने वाली ग्लैंड कौन सी है, हाइपोथैलेमस इज अ ग्लैंड दैट कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। देखो, आपको दिखने में इतना बड़ा लग रहा है, पर कितना इजी है, हो गया ना आपका काम, हो गया कि नहीं, बताओ। यस, वेरी गुड। अब हम वी विल मूव टू द नेक्स्ट ग्लैंड, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड, और उसी को हम बुलाते हैं हाइपोफाइसिस। अब इसमें देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड विच इज लोकेटेड इन अ बोनी कैविटी दैट इज कॉल्ड एज सेला टर्सिका। मैं आपको बहुत बार बता रहा हूं कि मैंने एनसीईआरटी में जो वर्ड दिए, जैसे दिया है वैसे ही मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। हाँ, सेला टर्सिका, आप टी स्मॉल कर लो, इसका कैपिटल रहने की जरूरत नहीं, सेला टर्सिका। पर ये है बोनी कैविटी, उसमें छोटे से पीनट शेंगदाणे एवढी ग्लैंड ही फक्त, बट जो बवाल मचाती है अपने बॉडी में, जब तक ये अच्छे से काम कर रही है सब कुछ ठीक ठाक है। अगर इसने काम अच्छे से करना बंद कर दिया तो खत्म। बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। देखो, इट इज कनेक्टेड टू द लाइक हाइपोथैलेमस वाया नेटवर्क और वन स्पेशल सिस्टम दैट इज कॉल्ड एज, बताओ, एक पोर्टल सिस्टम है। हाँ, हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम बुलाते हैं हम उसको। हाँ, जिससे इसका एंटीरियर पार्ट इज मेनली कनेक्टेड। हाँ देखो, इसके लाइक बेसिकली दो इंपॉर्टेंट पार्ट है, दिस पार्ट इज देयर, दिस पार्ट इज देयर, एंड इन दोनों के बॉर्डर है। ये भी एक इंपॉर्टेंट रीजन है, हम लोग एक 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 करके डिस्कस करेंगे। देखो, लाइक उसका पहला पार्ट आता है जिसको हम बुलाते हैं पार्स डिस्टैलिस, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। देखो, आपको डायग्राम के लिए ऐसे दिखा है, पर हमारे बॉडी में ये ऐसे है। तो ये जो सामने वाला पार्ट है आपको, दैट इज एंटेरियर पार्ट। हाँ, और ये जो पीछे वाला है दैट इज पोस्टेरियर। अब मैं इसको ऐसे घुमा लूं तो आपको पता चलेगा दिस पार्ट बिकम्स एंटेरियर, हाँ, एंड दिस पार्ट बिकम पोस्टेरियर। समझ में आई, ऐसे था तो ये एंटेरियर था, तो मैंने उसको सिर्फ ऐसे कर लिया, तो एंटेरियर रिमेन्स एंटेरियर। तो मैं ऐसे दिखा रहा हूं आप लोगों को। इन ह्यूमंस पास इंटरमीडिया इज ऑलमोस्ट मर्ज विद पास डिस्टैलिस। देखो, ये बीच वाला है ना, उसको पास इंटरमीडिया बोलते हैं। अब एंटेरियर पिट्यूटरी पार्ट प्लस लाइक इंटरमीडिएट पार्ट, दोनों को मिला के हम बुलाते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। इन दोनों को इकट्ठा मिलाकर हम बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। वैसे जो पोस्टेरियर पार्ट है जिसको बुलाएंगे हम पार्स नर्वोसा, इसके बारे में देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इट इज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन। ये हाइपोथैलेमस के अंडर नहीं है, ये जो पार्ट है ना, हाँ, इस पे हाइपोथैलेमस का मेजर कंट्रोल है। एंटेरियर पार्ट या एडिनो हाइपोफाइसिस पे जो कंट्रोल है ना, वो किसका है, हाइपोथैलेमस का है। बट ये जो न्यूरो और द न्यूरो हाइपोफाइसिस या पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको बुलाते हैं ना, उस पे डायरेक्टली न्यूरल रेगुलेशन है, विच इज कनेक्टेड टू द स्टॉक हार्मोन सपोर्ट ट्रांसपोर्टेड थ्रू द एक्सॉन। ये इसके एक्सॉन से हो गए। दीज हार्मोन्स विल बी प्रोड्यूस्ड एट द hypothalamus, but they are axonally transported, they are not transported through the like hypophyseal portal system। पोर्टल सिस्टम से थ्रू ब्लड नहीं आएंगे ये, इसके बाद एंड यहां से दे स्टोर एंड रिलीज द हाइपोथैलेमिक हार्मोन। तो जो अपना पार्स नर्वोसा पार्ट है या पोस्टेरियर पार्ट है ना पिट्यूटरी ग्लैंड का, वो टेम्परली स्टोर करेगा और रिलीज करेगा, वो खुद प्रोड्यूस नहीं करेगा। प्रोड्यूस करने का काम कहाँ पे हो रहा है, हाइपोथैलेमस में हो रहा है। हाँ, ये बात याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, इस पे आप लोगों को थोड़ा सा क्वेश्चन आता है तो आप लोगों की गड़बड़
हो सकती है, जरूरी नहीं है, बट कभी कभार हो सकती है। देखो इसमें क्या क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के या एडिनोहाइपोफाइसिस के हार्मोन्स देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रोथ हार्मोन, बट ऑब्वियसली विच सपोर्ट्स द ग्रोथ। उसके बाद प्रोलैक्टिन है जिसको हम एब्रीवेट करते हैं पीआरएल करके। हाँ, एक्ट्स ऑन द मेमोरी ग्लैंड, रेगुलेट ग्रोथ of mammary gland and formation of milk. Prolactin is very important for the growth of mammary glands. TSH acts on the thyroid gland, stimulate synthesis and secretion of thyroid hormone. अभी मैंने यहाँ पे दिखाया था आप लोगों को। MSH which is secreted by the intermediate lobe, ये जो intermediate है ना, ये बीच वाला। अगर मैं आपको पूछ लूं लाइक हॉर्मोन्स ऑफ एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड या पार्स डिस्टलिस, तो उसमें एमएसएच नहीं आएगा, उसमें एमएसएच नहीं आएगा। हाँ, अगर मैं आपको एडिनोहाइपोफाइसिस के हार्मोन पूछ लूं तभी उसमें ये हार्मोन इंक्लूड होगा एमएसएच। एक्ट्स ऑन द लाइक मेलानोसाइट्स टू मेंटेन द पिगमेंटेशन, हमारा स्किन कलर। एंड दो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन से एलएच एंड एफएसएच या एफएसएच एंड एलएच एक्ट्स ऑन द गोनाड्स दैट इज टेस्टिस एंड ओवरीज और द टेस्टिस और ओवरीज डिपेंडिंग ऑन द जेंडर। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, एफएसएच इन मेल्स इट एक्ट्स ऑन द लाइक सर्टोली सेल्स, हम लोग ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन में वापस देखेंगे। इन फीमेल्स इट स्टिमुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। इन मेल्स एफएसएच एंड एंड्रोजन रेगुलेट्स द स्पर्मेटोजेनेसिस। सो बेसिकली इसका काम है गैमेटोजेनेसिस में एफएसएच का। LH in males it acts on the Leydig cells in the testes and stimulate the secretion of androgen that is टेस्टोस्टेरोन मेनली। इन फीमेल्स इट इंड्यूसेस ओव्यूलेशन। जब मैं आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल रिवाइज करवाऊंगा तब हम लोग इस पे डिटेल में बात करेंगे। फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द कॉर्पस लुटियम इज आल्सो डन बाय द LH इन फीमेल्स। अब देखो LH इन मेल इट इज आल्सो कॉल्ड एज ICSH, इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। याद रखो ये कहीं पे तो होता है बहुत बार। अब देखो दिस वाज ऑल अबाउट द एडिनोहाइपोफाइसिस, नाउ दिस विल बी अबाउट द न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस दो ही हार्मोन सीक्रेट करता है, सबसे इजी। एडिनोहाइपोफाइसिस टोटल 7 हार्मोन सीक्रेट करता है, लाइक जीएच, प्रोलैक्टिन, उसके बाद टीएसएच थर्ड, एमएसएच फोर्थ, गोनाडोट्रोपिन 5, उसमें 2 है, 6 7 बन जाते हैं ये। 1 2 3 4 5 6 7 इतने हार्मोन बन गए यहाँ पे। समझ में आया? हाँ, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? और यहाँ पे देखो ऑक्सीटोसिन है और वैसोप्रेसिन, ये दो ही हॉर्मोन्स यहाँ पे है। ऑक्सीटोसिन acts on the smooth muscles of body and stimulate the contraction. It stimulates the vigorous contraction during the childbirth. That's why it is also called as birth hormone. हाँ, इट इज ऑल्सो कॉल्ड। तो देखो ये ऑल द टाइम सिक्रीट करने की जरूरत नहीं है, इट विल बी सिक्रीटेड ओनली एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन और द चाइल्ड बर्थ। उसके वक्त ही ये यूटेरस, हम लोगों ने लाइक फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स देखा हुआ है, वहां पे इसका काम आएगा। एज वेल एज देखो आप बहुत बार ये भूल जाते हो, इसको ना मैं हाईलाइट ही करके रखता हूं, आप लोग भूलेंगे नहीं या भूलना नहीं चाहिए, इसलिए देखो इट स्टिम्युलेट्स इजेक्शन, ओ सॉरी ये बहुत ही छोटा हो गया। इट स्टिम्युलेट्स इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम द मैमरी ग्लैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इजेक्शन है मतलब ये लाइक मैमरी अल्वियोलाई का क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन करेंगे एंड रिलीज करने में हेल्प करेंगे। प्रोडक्शन के लिए प्रोलैक्टिन है, गड़बड़ मत करना, इजेक्शन है। हाँ, क्योंकि ऑक्सीटोसिन का काम ही क्या है, कॉन्ट्रैक्शन। ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा और तभी जाकर वो रिलीज होगा। हाँ, जैसे वो स्मूथ मसल्स ऑफ यूटेरस पे भी काम करता है, वैसे वो मेमोरी ग्लैंड पे इजेक्शन का काम करता है। वैसोप्रेसिन विच इज आल्सो कॉल्ड एज ADH, दैट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन, मेनली एक्ट्स ऑन द किडनी, बेसिकली ऑन द डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। हम लोगों ने एक्सक्रीशन का पार्ट देखा है, वहां पे मैंने इसका रोल डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, भूलना नहीं। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन में, हाँ ओके। इट प्रिवेंट्स द डायूरेसिस बाय इट्स एक्शन ऑन किडनी। डायूरेसिस एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर, स्टिमुलेट्स रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रॉम द डिस्टल ट्यूब्यूल्स ऑफ द नेफ्रॉन। देखो ADH का काम है रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर,
तो वाटर के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स भी आते हैं। मेनली इसका काम क्या है, वाटर का। ये लाइक सोडियम आयंस को एब्सॉर्ब करने के लिए स्टिमुलेट नहीं करेंगे, उसके लिए अलग हार्मोन है, दैट इज अल्डोस्टेरोन, वो अलग है। हम्म, इसकी देखो लाइक पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स अगर हाइपो या हाइपर सिक्रीट हो जाते हैं, मतलब देखो मैं बहुत बारी आपको एक ट्रिक बताता हूँ, हाइपो या हाइपर ये दो वर्ड्स कैसे याद रखने। हाइपो मतलब इसमें कितने लेटर्स है, 4। हाइपर आपको लगेगा सर ये आप तो हम लोगों को आता भी है, 5 लेटर के हिसाब से। 5 लेटर है तो ज्यादा लेटर है मतलब एक्सेस सिक्रीशन होगा, जिसमें कम लेटर है मतलब कम सिक्रीशन होगा। हाइपो या हाइपर मुझे मालूम है आप सब लोगों को आता है, पर एग्जाम में आप क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कंफ्यूज हो जाते हो और आप गलती करते हो, ये 5 मार्क कॉस्ट करता है, इसलिए ऐसे ट्रिक्स आपको काम में आएंगे। हाँ, ऐसे बोलना नहीं सर इतना तो हम लोगों को आता है, मुझे मालूम है आप लोगों को आता है, पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपका दिमाग बंद पड़ जाता है। तो ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स आपको आपके 5 मार्क के काम की है बच्चों। हाँ, ये 5 मार्क्स ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चलो, पहली डिसऑर्डर है एक्रोमेगैली, which is caused because of the over secretion, over मतलब hyper secretion of GH during the middle age, results in the severe disfigurement especially on the face। फेस की ये जो अपने चिकमस बोन्स है ना, ये बहुत जाइगोमेटिक बोन्स बुलाते हैं हम इसको, मैं आपको जनरल आपको समझ में आ जाए इसलिए बोल रहा था, ये बड़े बड़े हो जाते हैं, फेस का साइज बढ़ जाता है। लीड टू सीरियस कॉम्प्लिकेशन एंड प्री मैच्योर डेथ इफ अनचेक्ड, अगर समझ में नहीं आया तो दैट मतलब अगर डायग्नोसिस नहीं हो पाया तो लाइक दैट मे लीड टू द डेथ। Diabetes insipidus, it is impairment in the synthesis of secretion of ADH, impairment hyposecretion leading to the excessive loss of water। ये diabetes insipidus है, do not confuse this diabetes insipidus with the diabetes mellitus। diabetes mellitus एक अलग diabetes है। हाँ, pituitary dwarfism, low secretion of GH during the childhood and that ultimately leads to the stunted growth as well as the gigantism, over secretion of GH during the child, abnormal body growth, बहुत giant size का बन जाता है इंसान, बट सारे बॉडी पार्ट्स प्रोपोर्शनेट होते हैं। यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी मैटर मतलब नहीं रहती, मतलब फेस ही बड़ा हो जाएगा, फिंगर्स या टोज ही बहुत बड़े दिखने लगेंगे, ऐसा होता है। यहाँ पे ओवरऑल जाइजेंटिज्म में देखो दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है, यहाँ पे भी ओवर सिक्रेशन है, यहाँ पे भी ओवर सिक्रेशन, दोनों हाइपर सिक्रेशन के, बट ये अर्ली इन द चाइल्डहुड, ये इन द समवेयर इन द मिडिल एज 30-35 के बीच में हो जाता है, तो उसके वजह से ये डिसफिगरमेंट हो जाती है। आई बात समझ में यहां तक सब लोगों को, किसी को कोई दिक्कत है? आई होप देयर इज नो डाउट अबाउट दिस। पैराथायरॉयड ग्लैंड, like 4 parathyroid glands are present on the back side of the thyroid gland, one pair in each lobe of thyroid। हमारी thyroid gland होती है यहाँ पे, उसके बैक साइड में 4 like on the back side of the thyroid gland, उसी में embedded है ये। सिक्रीट्स अ पेप्टाइड हार्मोन, देखो ये इसका केमिकल नेचर जरूरी है, ये केमिकल नेचर क्यों जरूरी है आपको 10-15 मिनट में समझ में आएगा। हाँ, बहुत बार होता है क्योंकि आपको 1-2 क्वेश्चंस आने वाले हैं, मतलब बहुत बार इस पे क्वेश्चन आता है इसके एक्शन पे, तो वहां के लिए आपको ये जरूरी है। दैट इज कॉल्ड एज पैराथायरॉयड हार्मोन पीटीएच। पीटीएच एंड टीसीटी थायरोकैल्सिटोनिन, टीसीटी का फुल फॉर्म है थायरोकैल्सिटोनिन, प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द कैल्शियम बैलेंस इन द बॉडी। देखो कैसे करते हैं कैल्शियम होम्यो, पैराथायरॉयड हार्मोन पीटीएच इज हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन, मतलब क्या, इंक्रीजेस ब्लड कैल्शियम लेवल। देखो ये टर्म है हाइपर कैल्सेमिक, उसका मतलब है इंक्रीजेस, एंड टीसीटी इज हाइपोकैल्सेमिक, बट ऑब्वियसली ये क्या होगा, डिक्रीजेस ब्लड कैल्शियम लेवल। मतलब देखो अगर हमारे ब्लड में प्लाज्मा में कैल्शियम होता ही है, बराबर है, हम लोगों ने देखा है बॉडी फ्लूइड्स में भी देखा है, मिनरल कंपोजिशन ऑफ
और बहुत जरूरी है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए जरूरी है, मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम आयन जरूरी है। तो ये कैल्शियम इन द फॉर्म ऑफ आयन्स होना जरूरी है। सपोज आपके ब्लड से कैल्शियम की लेवल कम हो रही है, तो इन दैट केस क्या होगा, पीटीएच सिक्रेट होगा, एंड वो आपके बोन से क्या करेगा, बट ऑब्वियसली कैल्शियम को विड्रॉ करके लाएगा। हाँ, आपके बोन से कैल्शियम को निकाल कर लाएगा और आपके ब्लड कैल्शियम लेवल की जो लेवल है उसको मेंटेन करेगा। अगर आपके ब्लड में कैल्शियम आयंस बहुत ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा है, तो वो क्या करेंगे, ब्लड में डिपॉजिट करेंगे, तो उसके लिए काम में आएगा टीसीटी, थायरोकैल्शियम। द सिक्रीशन ऑफ पीटीएच इज रेगुलेटेड बाय द सर्कुलेटिंग लेवल्स ऑफ द कैल्शियम। आपके ब्लड में कितना कैल्शियम आयंस है, दैट विल डिसाइड हाउ मच अमाउंट ऑफ पैराथायरॉइड हार्मोन शुड बी रिलीज। अगर इनफ है तो पैराथायरॉइड हार्मोन की जरूरत नहीं है, अगर कम है तो उसको रिलीज करना पड़ेगा और बोन से कैल्शियम्स को निकाल कर लाना पड़ेगा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी कैल्शियम होम्योस्टेसिस मैंने दिया हुआ है आप लोगों को। देखो आपके बोन से, हाँ, लाइक एंड किडनी है, दोनों ऑर्गन्स बहुत जरूरी। किडनी में ये कैल्शियम नहीं, पर किडनी में टीसीटी सिक्रेट करता है, इसलिए देखो बोन्स स्टिमुलेट्स द कैल्शियम डिपोजिशन इन द बोन्स, बट ऑब्वियसली एंड ब्लड कैल्शियम लेवल डिक्लाइंस टू द सेट पॉइंट। मतलब होगा क्या, देखो इसमें अगर अभी जो मैंने जो बताया आपको वही है कि अगर आपके लाइक ब्लड से कैल्शियम लेवल कम हो गया, तो बट ऑब्वियसली क्या होगा, लाइक पीटीएच का रिलीज होगा। पीटीएच देखो, like there is a decrease in the stimulates the falling blood calcium level, it stimulates the parathyroid release। ये पैराथायरॉइड रिलीज हो जाएगा, वो बोन्स की तरफ जाएगा, बोन से कैल्शियम लाएगा, ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीजेस, बराबर है। अब यहां पे वो जाएगा किडनी के पास, किडनी को बोलेगा इट स्टिमुलेट्स द रीएब्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयंस फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल्स एज वेल एज ये हमारे विटामिन डी के साथ हमारे एलिमेंट्री कैनाल में फूड में जितना कैल्शियम है उसको रीएब्सॉर्ब करने के लिए बोलेगा। ये आपको 2018 का क्वेश्चन है पीवाईक्यू में इस पे, हाँ, ये लाइक रीएब्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द फूड। हाँ, ये देखो जब पैराथायरॉइड हार्मोन का पहले ब्लड से तो लाएगा, वो तो ऑब्वियस है क्योंकि ब्लड इज अ रिजर्वोयर ऑफ कैल्शियम आयंस। उसके बाद वो किडनी को बोलेगा अगर यूरिन थ्रू कैल्शियम आयन जा रहे हैं तो उसको रोको, उसको थोड़ा संभाल के रखो, उसको बाहर मत जाने दो, और उनसे वो कैल्शियम आयंस निकाल कर लेगा। उसके बाद वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बोलेगा देखो तुमने जो कुछ आज दिन भर में खाया हुआ है उसमें कैल्शियम कितना है, हाँ है, तो उसको जल्दी से जल्दी रीएब्सॉर्ब कर लो क्योंकि जरूरत है, बाहर नहीं जाना चाहिए, वेस्ट नहीं होना चाहिए, इसकी तो हम लोगों को जरूरत है। तो यहाँ पे भी बोलेगा एंड कैल्शियम है, तो इन सब की वजह से वापस क्या होगा, ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगा। जैसे ही ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगा मतलब हमारे बॉडी को पता चल जाएगा कि यार अब कैल्शियम लेवल ठीक ठाक है, तो इंक्रीजिंग लाइक स्टिमुलेट्स द राइजिंग कैल्शियम लेवल टू द थायराइड ग्लैंड को पता चल जाएगा टू रिलीज द टीसीटी, थायरोकैल्सिटोनिन को वो किडनी पे जाके बताएंगे कि ठीक है अब कैल्शियम क्या लेवल ज्यादा है, बोन्स को बताएंगे कि आप कैल्शियम की लेवल अच्छी खासी है, तो कैल्शियम की लेवल अगर अच्छी खासी है तो आप बोन्स में आप कैल्शियम आयन डिपॉजिट कर सकते हो। हाँ, दिस टीसीटी इज रिलीज बाय द थायराइड ग्लैंड, थायरोकैल्सिटोनिन नाम में ही ना, इट विल बी रिलीज बाय द थायराइड ग्लैंड। हाँ, इट विल एक्ट ऑन द किडनी बट रिलीज बाय द थायरोकैल्सिटोनिन। करेक्ट है, समझ में आया ये कैल्शियम का मैकेनिज्म कैसे काम करेगा, ये कैसे ऑपरेट होगा हमारे बॉडी में। हाँ, ये कैल्शियम आयन का मेंटेनेंस, देखो सिंपल सी चीज बता देता हूँ, ये सब कुछ है ही पर इन सब का जिस्ट बता देता हूँ, आधे मिनट में समझ में आ जाएगा। इफ ब्लड कैल्शियम लेवल डिक्रीजेस दैट इज द स्टिमुलस फॉर द पैराथायरॉइड ग्लैंड टू रिलीज पीटीएच। पीटीएच जैसे ही रिलीज होगा वैसे क्या होगा, लाइक बोन में से कैल्शियम आयंस होगा, उसको डिसॉर्प्शन बुलाते हैं हम बोन्स का। हाँ, डिसॉर्प्शन होगा, डीमिनरलाइजेशन हो जाएगा बोन से कैल्शियम आयन। एट द सेम टाइम the same hormone will act on the kidney to reabsorb the calcium ions. At the same time, same hormone that is PTH will act on our
digestive system to reabsorb or to absorb more and more calcium from the food. इससे ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ता जाएगा अपने आप. बट ऑब्वियसली हमने निकाल लिया. अब as soon as blood calcium level is high, this will go as a stimulus or this will go as a signal to the thyroid gland to release TCT. पहले तो पीटीएच से हम लाइक पैराथायरॉयड ग्लैंड से पीटीएच का सिक्रीशन बंद कर देंगे और साथ में हम थायराइड ग्लैंड को बताएंगे टीसीटी को रिलीज करो. हमारे पास कैल्शियम ज्यादा है, कैल्शियम ज्यादा है तो एक्स्ट्रा वाला कैल्शियम कहाँ पे डिपॉजिट कर लो, बोन्स में डाल दो. बराबर है. हाँ, यहाँ पे हम कर सकते हैं. और अगर बहुत ही एक्सेस में ज्यादा है सो दैट विल रिड्यूस द कैल्शियम अपटेक फ्रॉम द किडनी. मतलब जो अगर बहुत ही ज्यादा है, मतलब टीसीटी भी बोल रहा है यार मेरे हिसाब मतलब मेरे पल्ले में नहीं पड़ रहा है इतना कैल्शियम का, क्या कर लूं, तो थोड़ा यूज कर लो तो भी चल जाएगा. पर वो ऐसे कैल्शियम के बारे में होता है कि बहुत ज्यादा हो जाए. हाँ, तो वो यूजुअली ज्यादा से ज्यादा अपने बोन्स में ये डिपॉजिट किया जाएगा. उसको बुलाएंगे मिनरलाइजेशन. वो था डीमिनरलाइजेशन. सो डीमिनरलाइजेशन इज डन बाय द पीटीएच एंड मिनरलाइजेशन विल बी डन बाय द टीसीटी विच इज रिलीज बाय द थायराइड ग्लैंड. बात समझ में आ रही है? हाँ, यहां तक क्लियर है सब लोगों को? किसी को कोई डाउट नहीं है? शैल वी मूव अहेड? अब तो समझ में आ गया. कैल्शियम लेवल कम पीटीएच, कैल्शियम लेवल ज्यादा टीसीटी. बराबर है. चलो लेट्स मूव अहेड. आगे देखते चलो. उसके बाद आती है अपनी थायराइड ग्लैंड. पैराथायरॉइड के लिए एक डिसीज जाते जाते बता देता हूं मैं आप लोगों को. एक पैराथायरॉइड टिटैनी करके एक डिसऑर्डर होते हैं जहां पे अगर कैल्शियम लेवल बहुत ही कम है, मतलब पैराथायरॉइड ग्लैंड अगर काम ही नहीं कर रही है तो कैल्शियम आयंस कम हो जाएंगे. तो कैल्शियम आयंस के रिडक्शन की वजह से बहुत बार मसल का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इरेगुलर बन जाएगा, वाइल्ड स्पाज्म्स बन जाएंगे. तो उसको पैराथायरॉइड टिटैनी हम बुलाते हैं. हाँ, और अगर एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ पैराथायरॉइड हार्मोन हो गया पीटीएच का तो प्रॉब्लम क्या होगा, हमारे बोन्स वीक हो सकते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस के साथ हो सकता है वो. चलो लेट्स मूव टू द थायराइड ग्लैंड. इट इज कंपोज्ड ऑफ टू लोब्स located on the either side of the trachea. Both the lobes are interconnected with a thin flap of connective tissue called as isthmus. मतलब कैसे होता है ऐसे? ये ऐसे दो लोब्स के में रफ्ड है और ये जो पार्ट है लोब बीच में इसको बुलाएंगे हम isthmus. ये जो दो कनेक्टिंग है और बाकी के दो जो ये अपना एच जैसे दिख रहा है ना, बाजू के दो लोब्स है और बीच में isthmus है. Which is composed of two important tissue, strobal tissue which is made up of stromal cells which secrete proteinaceous hormone that is TCT, thyrocalcitonin. अभी हमने इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में बोला है which is important to the maintenance of blood calcium level. तो इसलिए जाते जाते बता देता हूँ. देखो ये वर्ड आप लोगों को मालूम भी है पर एक बार आपके दिमाग में फिट हो जाए इसलिए बताता हूँ. पीटीएच कहाँ पे लिख लूँ, यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ. PTH and TCT are antagonist. These two are antagonist to each other. Antagonist opposite काम करने वाले. एक के वजह से PTH की वजह से ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ेगी, TCT की वजह से कम हो जाएगी. एंड द सेकेंड टाइप ऑफ सेल्स आर फॉलिकल सेल्स. और जो फॉलिकुलर सेल्स है जो कैविटी में होते हैं दे नीड आयोडीन फॉर देयर सिंथेसिस ऑफ हार्मोन. हमारे इसीलिए डाइट में आयोडीन होना बहुत ज्यादा जरूरी है. आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से हमें हम लोग देखेंगे हम डिसऑर्डर्स के वक्त, पर उसके लिए आयोडीन जरूरी है. तो दिस फॉलिकुलर पार्ट सिक्रेट्स टू इंपॉर्टेंट हार्मोन्स दैट इज टेट्राआयोडोथायरोनिन T4 और जिसको हम बुलाते हैं थायरोक्सिन या
ट्राई आयोडोथायरोनिन जिसको हम बुलाते हैं T3, T4, T3 ये दो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है जिसको हम जेनेरिकली थायरोक्सिन T4 को हम बुलाते हैं थायरोक्सिन बुलाते हैं। आ रही है बात समझ में? अब देखो मैं मानता हूं आपके बॉडी में थोड़ी सी भी गड़बड़ होती है तो उसका कहीं ना कहीं रिलेशन जाकर थायराइड ग्लैंड के साथ होता ही है। इतने सारे इंपॉर्टेंट काम हैं जो थायराइड ग्लैंड रेगुलेट करती है कि आप अगर कुछ भी एबनॉर्मल हो रहा है तो उसका रिलेशन कहीं ना कहीं जाकर आपको आपके थायराइड ग्लैंड के साथ बनता ही है। मतलब लाइक मेजॉरिटी ऑफ केसेस में आप बोलोगे कैंसर हो गया तो वैसे नहीं, बट मेटाबॉलिक में कुछ भी गड़बड़ हो रही है, मेटाबॉलिज्म कम ज्यादा कुछ भी हो रहा है तो उसमें तो थायराइड ग्लैंड ही है क्योंकि इट रेगुलेट्स द बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट जिसको हम बुलाते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय बेसल मेटाबॉलिक रेट? आप जो कुछ लाइक फूड कंज्यूम कर रहे हो उसको डाइजेस्ट करने के लिए उसको लगने वाला टाइम जो है वो बनेगा बेसल मेटाबॉलिक रेट। हाँ, एरिथ्रोपोइसिस, पोइसिस का मतलब क्या है? फॉर्मेशन। और किसका? एरिथ्रोज, आरबीसीज का फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज। ये दिस इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय द thyroid gland or the thyroxine hormone, regulate metabolism of carbohydrate, proteins as well as fat, BMR में ही आएगा। maintenance of water and electrolyte, देखो it also influences the maintenance of water and electrolyte, मेजर नहीं पर इसका रोल है। हाँ, it plays important role in the development of CNS, promotes DNA replication, that is cell division as well as growth, as well as in females it influences the menstrual cycle. If there is a irregularity of menstrual cycle, sometimes it is associated with the thyroid gland and not with the FSH or LH in case of females. देखो डिसऑर्डर्स है, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। वापस हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपो लेस सिक्रीशन, हाइपर एक्सेसिव सिक्रीशन। देखो deficiency of iodine in our diet may lead to the goiter, that is enlargement of thyroid gland। देखो ऐसे होता है, आजकल ये बहुत कम हो चुका है इसका रीजन है वी यूज आयोडाइज सॉल्ट। पहले एक जमाने में जब आयोडाइज सॉल्ट नहीं था और आपके पानी में आयोडीन की कमी है तो लोगों को गोइटर होता था, ऐसे स्वेलिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड होता था। हाँ, क्रेटिनिज्म जिसको हम हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के वक्त होता है और उसके लाइक इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं? स्टंटेड ग्रोथ, छोटी रह जाती है ग्रोथ। हाँ, मेंटल रिटार्डेशन, ब्रेन डज नॉट डेवलप प्रॉपरली, लो इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, लो आईक्यू, abnormal skin, deep mutism, these two are most like prominent or like conditions that can lead to like the hypothyroidism, जिसकी वजह से होते हैं hypothyroidism की वजह से होती है। और hyperthyroidism, that is it is caused due to the cancer of thyroid gland or due to the development of nodules in the thyroid gland जिसमें excessive secretion होता है। exophthalmic goiter, देखो this goiter is different than this was because of lack of iodine, this is because of excessive secretion of thyroxine hormone जिसको और एक नाम है ग्रेव्स डिसीज। ग्रेव नाम के साइंटिस्ट ने इसको सबसे पहले स्टडी किया था इसलिए इसको ग्रेव्स बुलाते हैं। समटाइम्स इट ऑटो इम्यून डिसीज भी होता है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, प्रोट्रूजन ऑफ आईबॉल, प्रोट्रूजन मतलब ऐसे बाहर आ रहे क्योंकि आईबॉल के पीछे एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड होना शुरू हो जाता है। हाँ, इंक्रीज्ड बीएमआर, बीएमआर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। हाँ, देयर विल बी द वेट लॉस क्योंकि जो कुछ फूड आप कंज्यूम कर रहे हो लाइक उसके लाइक बीएमआर बढ़ेगा तो वो एज अ हीट करके निकल कर जाता है। इसलिए हाइपोथायरॉइडिक लोगों की बॉडी यूजुअली बहुत वार्म रहती है और हाइपोथायरॉइडिक लोगों की थोड़ी सी कोल्डर रहती है। मतलब ठंडी नहीं बोल रहा हूं मैं, बट टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है और इनमें थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा होता है बिकॉज दे वॉट एवर द फूड दे कंज्यूम दैट विल बी लाइक कन्वर्टेड इनटू द हीट। अगर वो यूज नहीं किया गया, कहीं अच्छी जगह पे काम करने के लिए यूज नहीं हुआ तो उसको एज ए हीट करके डिसिपेट करना शुरू कर देती है बॉडी। उसके बाद अनदर एक छोटा सा ऑर्गन है और द थायराइड ग्लैंड है विच इज थाइमस। इट इज द लोब्यूलर स्ट्रक्चर लोकेटेड बिटवीन द लंग्स बिहाइंड स्टर्नम। स्टर्नम है हमारे ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ आयोर्टा, सामने की साइड। इस कैविटी को हम बुलाते हैं मीडियास्टिनम। वर्ड याद रखो, दिस कैविटी और ये जो लोकेशन है ना लाइक बिटवीन द टू लंग्स बिहाइंड द स्टर्नम एंड वेंट्रल टू द आयोर्टा, इसको हम एक वर्ड है मीडियास्टिनम।
मीडियास्टिनम करके इसका बुलाते हैं। इट सिक्रीट्स अगेन पेप्टाइड हार्मोन है ये। थायरोक्सिन हार्मोन इज नथिंग बट, मैं उसका केमिकल नेचर बताना भूल गया, सॉरी बच्चों। दैट इज अ लाइक टायरोसिन नाम के अमीनो एसिड का डेरिवेटिव है। हाँ, उसको आयोडीन लग जाते हैं, टायरोसिन वो अमीनो एसिड डेरिवेटिव में आ जाएगा। It plays major role in the differentiation of T lymphocytes, which provides cell-mediated immunity, promotes production of antibodies to provide humoral immunity. Mainly, thymus is important site of maturation of T lymphocytes. जो thymus में मैच्योर होते हैं उनको ही हम लोग T lymphocytes बुलाते हैं। देखो, old individuals thymus is degenerated at the time of birth. Thymus is very well अच्छा खासा होता है, पर जैसे ही लाइक उनको एज बढ़ता है प्यूबर्टी के बाद, वहां से उसका साइज छोटा छोटा होने लगता है। इसलिए वीक लाइक ओल्डर पीपल हैव अ वीकर इम्यूनिटी। हाँ, दे हैव वीक इम्यूनिटी। उनकी इम्यूनिटी कैसे होती है? थोड़ी सी वीक हो जाती है। हाँ, उनका इम्यून रिस्पॉन्स कैसे बन जाएगा? वीक, क्योंकि थाइमस ही उनमें लाइक अच्छे से डेवलप नहीं है ना। हाँ, यहाँ पे वीक का स्पेलिंग हमारे टाइपिस्ट ने थोड़ा सा गलत कर दिया है, ये होना चाहिए वीक इम्यूनिटी, सॉरी। हाँ, हफ्ते भर की इम्यूनिटी नहीं है वो, जो का पार्ट, इट इज टाइपो एरर है, हो जाता है कभी कभार, बट इट इज वीक इम्यून सिस्टम, WEAK होना चाहिए वो। उसके बाद आती है अनदर ग्लैंड, दैट इज एड्रिनल ग्लैंड। वन पेयर प्रेजेंट एट द एंटेरियर और द टॉप पार्ट ऑफ द ईच किडनी। देखो ऐसे होती है। उसके दो पार्ट होते हैं, जो जिसको हम आउटर पार्ट को कॉर्टेक्स और इनर पार्ट को मेडुला बुलाते हैं। बोथ ऑफ देम सिक्रीट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स। मेडुला अलग टाइप के हॉर्मोन सिक्रीट करती है, एंड लाइक कॉर्टेक्स सिक्रीट द अनदर हॉर्मोन्स, उनको हम कॉर्टिकॉइड्स बुलाते हैं। कॉर्टेक्स के हार्मोन को हम कॉर्टिकॉइड्स बुलाएंगे, बराबर है। उसमें लाइक ये दो इंपॉर्टेंट लेयर्स है, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलाटा, ऐसे करके। zona glomerulosa secretes mineralocorticoids, but obviously it is associated with the reabsorption of sodium ions, mainly sodium ions from the renal tubules और DCT में होता है। and zona fasciculata glucocorticoids, it secretes small, like it stimulates the glucocorticoids होता है, जिनको हम cortisol बुलाते हैं। इसमें stimulates the gluconeogenesis। ये देखो, ये वर्ड मालूम है क्या आपको? ग्लूकोजेनेसिस आपको पता चल जाता है, बट ग्लूकोनियोजेनेसिस दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज और बेसिकली कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम लाइक नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। ग्लूकोज का सिंथेसिस किससे होगा? लिपिड एंड प्रोटीन से होगा, तो उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस बुलाएंगे। और थर्ड लेयर है इसकी इनर लेयर, जिसको बुलाते हैं हम जोना रेटिकुलरिस, विच सिक्रीट्स द सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, और उनको गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स भी बुलाते हैं हम लोग, which are important for the maintenance of secondary sexual characters। यहाँ पे एक और ना, लाइक कॉर्टिकॉइड का ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। सप्रेसेस द इम्यून रिस्पॉन्स एंड एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। जब इन्फ्लामेशन हो जाता है, मतलब कोई इंजुरी के बाद हमारी जो बॉडी रिएक्ट करती है, उसको इन्फ्लामेशन बुलाते हैं। तो उस इन्फ्लामेशन को लाइक कंट्रोल करने के लिए कॉर्टिसोल्स इंपॉर्टेंट है। इससे भी एक इंपॉर्टेंट देखो, इट सप्रेसेस द इम्यून रिस्पॉन्स। हमें एनसीईआरटी में लिखा है प्रोडक्शन ऑफ WBC भी लिखा है, इट डिक्रीजेस द प्रोडक्शन ऑफ WBC या इम्यून रिस्पॉन्स भी है। तो उसमें ये बहुत जरूरी है आप लोगों को समझना, द पेशेंट हु वांट्स टू अंडरगो द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कैन बी गिवन विद द कॉर्टिसोल्स। उनको कॉर्टिसोल हम दे सकते हैं और आदत दिया जाता है, ताकि जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो तो ऑर्गन, नया ऑर्गन लेने के बाद इम्यून सिस्टम ऑर्गन रिजेक्ट ना करे, वो ऑर्गन बॉडी में बना रहे। इसलिए बहुत बार ये लाइक कॉर्टिसोल्स दिए जाते हैं। हाँ, ये याद रखना है, बहुत जरूरी है आप लोगों को। इस पे क्वेश्चन बहुत बढ़िया बन सकता है। इसको आपके माइक्रोब्स वाले चैप्टर के साथ, साइक्लोस्पोरिन है, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, हाँ, उसके साथ कंबाइन करके भी बनाया जाता है, ये भूलना नहीं। देखो, adrenal medulla, which is in inner part of the adrenal gland, that secretes
टू कैटेकोलामाइन हॉर्मोन्स, अमीनो एसिड डेरिवेटिव बुलाते हैं, उनका नाम है एड्रेनालिन, और जिसी को हम एपिनेफ्रिन बुलाते हैं, और नॉर एड्रेनालिन और नॉन एपिनेफ्रिन। अब एक चीज यहां पे याद रखो, दीज टू आर नॉट एंटागोनिस्ट टू ईच अदर। एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन और एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन आर नॉट एंटागोनिस्ट, दे अपोजिट नहीं है एक दूसरे के फंक्शनली। हाँ, इसको याद रखना बच्चों, इसमें आप बहुत बार गलती करते हो। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज इमरजेंसी हॉर्मोन्स और फाइट और फ्लाइट, 3F बुलाते हैं हम लोग, फाइट फ्लाइट और फ्राइट, ऐसे 3 हार्मोन, लाइक 3F वाला हार्मोन है। मतलब सडनली आपके पीछे कोई एनिमल, टाइगर, अभी देखो पुणे में ये तो बहुत केसेस हो रही थी ना, बिबट्या दिख रहा था, किसी के सामने सडनली आ जाए तो उसमें तो एड्रेनलिन का ही रश, हम बोलते ही एड्रेनलिन रश। या आप कहीं पे लाइक राइड्स करने के लिए जाते हैं अम्यूजमेंट पार्क में, वो ऊपर से ऐसे जोर से आपको नीचे लेकर आता है, उसको जो डर लगता है, आप चिल्लाते हो, वो दैट इज बिकॉज ऑफ द एड्रेनलिन रश। देखो इसमें ये 2-3 चीजें, इट इंक्रीजेस अलर्टनेस, pupillary dilation, पाइलो इरेक्शन, दैट इज रेजिंग ऑफ हेयर ऑन योर स्किन, हाँ, गूजबम्स जिसको हम लाइक लेमैन्स लैंग्वेज में बुलाते हैं, स्वेटिंग, इंक्रीज हार्ट बीट रेट, स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, इंक्रीज रेट ऑफ रेस्पिरेशन, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा। ये ब्लड ग्लूकोज लेवल क्यों बढ़ता है, देखो इसमें लॉजिक है, बहुत बार आप इसको इग्नोर कर देते हो। आपके सामने कोई फ्राइटनिंग सिचुएशन है और आपको उसको साथ डील करना है। सपोज आपके सामने बिबट्या है और आपको भाग कर जाना है, मुझे मालूम है आप बोलोगे सर हम तो बिबट्या को कभी हरा नहीं पाएंगे, पर जान बचानी तो है ना, या हाँ भाई मैं तुझसे जल्दी भाग नहीं सकता तो खा ले मुझे, ऐसे करके खड़े रहोगे? बिल्कुल नहीं। तो आपको भागने के लिए जो ग्लूकोज चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो एड्रेनलिन की वजह से आएगी। या आपको फाइट करना है किसी सिचुएशन के साथ, तो उस वक्त के लिए भी आपको एनर्जी की जरूरत है, तो उस वक्त भी ग्लूकोज, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करके ग्लूकोज आएगा, ग्लाइकोजेनोलिसिस करवाएगा। ये वर्ड याद रखो, ग्लाइकोजेनोलिसिस। हाँ, इट स्टिमुलेट्स ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एनर्जी, सेम। इसके वजह से अंडर प्रोडक्शन की वजह से इसके जो डिसीज होता है इसको हम बुलाते हैं एडिसन डिसीज, अंडर प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स। ये वाले नहीं, ये वाले मेनली। अल्टर्स कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कॉजिंग एक्यूट वीकनेस एंड फटीग, जिसमें हम हाइपोग्लाइसेमिया भी हम इंक्लूड करते हैं। उसके बाद आएगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन, दैट इज पैंक्रियाज। इट इज कंपोजिट और मिक्स्ड और हेटेरोक्राइन ग्लैंड। ये हम कब बुलाते ये समझ लो। हेटेरोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या है? when the gland or the organ behaves in a both way, exocrine as well as endocrine। exocrine मतलब डक्ट वाली, endocrine मतलब विदाउट डक्ट, हम लोग तो इसके बारे में बात करें। सो अगर ये हो रहा है तो ऐसे ऑर्गन्स को हम हेटेरोक्राइन ग्लैंड या कंपोजिट ग्लैंड बुलाते हैं। एक्सोक्राइन पार्ट सिक्रीट्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स। जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, ये क्या सिक्रेट करेगा? डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट करेगा। एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, इसके पास जो रीजन है उसको बुलाते हैं हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अराउंड 1 to 2% ऑफ द टोटल पैंक्रियाज होते हैं, एंड लाइक इट हैज 2 इंपॉर्टेंट सेल्स। वैसे 4 होती है पर आपके लिए 2 ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टाइप ऑफ सेल्स आर अल्फा सेल्स बुलाते हैं, दे सिक्रीट वन हार्मोन ग्लूकागॉन, अगेन पेप्टाइड हार्मोन है ये। पेप्टाइड बुलाओ, प्रोटीनिशियस बुलाओ, दोनों चल जाएगा। It is hyperglycemic hormone, that means it will increase your blood glucose level। ये क्या करेगा? ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाएगा, ग्लूकागॉन बढ़ाएगा। हाँ, acts on the hepatocytes target tissue देखो, and it causes the glycogenolysis, breakdown of glycogen, and reduce the cellular uptake of utilization of glucose। Second hormone is insulin, again it is peptide और proteinaceous hormone है। इट डिक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल। अब ना मैं आपकी बहुत बार मिसकंसेप्ट होती है, ये सब समझ लो। इंसुलिन इज अ हार्मोन दैट प्रोमोट्स द अपटेक ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज को खुद यूज नहीं करेगा, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल कम करेगा। मतलब क्या? ये बाहर जो ग्लूकोज है उसको सेल का अंदर जाकर भेजेगा। सेल विल डिसाइड इसका क्या करना है।
ये इंसुलिन नहीं डिसाइड करेगी, वो क्या करेगा, हिपेटोसाइट्स में भेज दो, अगर एक्सेसिव है तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर लो, उससे भी ज्यादा है तो फैट में कन्वर्ट कर लो, अगर कम ही है तो उसको एनर्जी के लिए यूज कर लो। Acts on adipocytes and hepatocytes, increase cellular uptake and utilization of glucose. ये खुद यूटिलाइज नहीं करेगा, ये यूटिलाइज करने के लिए हेल्प करेगा। एंड स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन, ये करेगा। अब इससे रिलेटेड ये 2-3 डिसीज, ये मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है अपना डायबिटीज मेलेटस, ये वाला डिसीज के बारे में हम बात करेंगे। प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसेमिक सिचुएशन, हाइपर हाई और मोर लेवल ग्लाइसेमिया, दैट इज हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल और हाई लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज बिकॉज ऑफ द हाइपोसिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन कम हुआ तो सेल के अंदर ग्लूकोज नहीं जाएगा, अगर सेल के अंदर नहीं जाएगा तो वो ब्लड प्लाज्मा में ही रहेगा और आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा। होगा क्या, लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू द यूरिन, ग्लाइकोज यूरिया होगा, फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज एंड प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज इन यूरिन, जिसको हम कीटोन यूरिया बोलते हैं, हमने एक्सक्रीशन में ये ऑलरेडी देखा हुआ है। डायबिटिक पेशेंट्स सक्सेसफुली ट्रीटेड विद द इंसुलिन, उनको बाहर से इंसुलिन दे दो तो लाइक हम उन पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हार्ट है, उसके बाद देखो हाई ब्लड प्रेशर जब होता है हमारा, जब हमने ये देखा हुआ था हार्ट के वक्त, लाइक किडनी के वक्त, अगर रास रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम बहुत ज्यादा काम करती है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, तो उस ब्लड प्रेशर को वापस नॉर्मल में लाने के लिए एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर ANF इज सिक्रीटेड बाय द एट्रियल वॉल्स ऑफ हार्ट। एट्रिया सिक्रीट करती है अपने हार्ट की। देखो हार्ट में वापस बोल रहा हूं, इट इज अ काइंड ऑफ डिफ्यूज टिश्यू, इट इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ये क्या करते हैं, हार्ट सिक्रीट करेगा, दैट विल रिलीज द ANF एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर, और जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम करने में हेल्प होगी, इसको बुलाएंगे हम एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। अनदर ऑर्गन है वापस किडनी, अगेन इट इज नॉट लाइक ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड। जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स, वापस हमने ये बहुत देखा है, मैंने डायग्राम के साथ आपको समझाया है एक्सक्रीशन में, अगर आप मिस कर रहे हो तो वापस जाकर वो वीडियो देख लो, आपको लिंक एस्टेब्लिश हो जाएगी। इट सिक्रीट्स द हार्मोन एरिथ्रोपोइटिन, नेचर इज पेप्टाइड हार्मोन। हाँ, और ये एरिथ्रोपोइटिन की वजह से क्या होगा, आरबीसीज का प्रोडक्शन होगा। ये दिस विल एक्ट ऑन अवर रेड बोन मैरो, ताकि मोर प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज हो सके। हाँ, जितनी ज्यादा आरबीसी होगी उतना अपने लिए अच्छा बन जाता है। तो अपने आरबीसी का कंटेंट और नॉर्मल लेवल मेंटेन करने के लिए दिस एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोसेस इज कॉल्ड एज एरिथ्रोपोइसिस, एरिथ्रोपोइसिस बुलाते हैं। प्रोसेस को हम पोइसिस बुलाएंगे, हार्मोन को हम पोइटिन बुलाएंगे। हाँ, प्लीज दोनों में लाइक उल्लू मत बनना। चलो, ये है गोनैड्स, दीज आर द 2 प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। प्राइमरी क्यों बुलाते हैं, बिकॉज उनका मेन काम है टू प्रोड्यूस गैमेट्स। इनका मेन काम क्या है, प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट दे सिक्रीट द certain like they acts as a endocrine gland and secrete the hormones. Testes जैसे मेल गोनैड से like one pair located in a scrotal sac, हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन में देखेंगे ही। इसमें देखो द हार्मोन, स्टीरॉयडल हार्मोन दैट इज एंड्रोजन इज सिक्रेटेड, इट इज मेनली टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम द लेडिक सेल्स। अब इनका काम क्या क्या है देखो, इट डेवलपमेंट रेगुलेट्स द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ मेल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन, stimulates muscular growth, facial and axillary hairs, beard and mustache, increases aggressiveness, low pitch voice, hoarse voice बोलते हैं ना जिसको, उसको low pitch voice, stimulates spermatogenesis, that is gametogenesis, acts on CNS and influences the male sexual behavior, जिसको हम commonly बुलाते हैं libido। इसको कंट्रोल करने के लिए भी ये हार्मोन टेस्टोस्टेरोन जरूरी है। Produces anabolic effect on protein and carbohydrate metabolism. Anabolic that is constructive, ज्यादा प्रोटीन प्रोड्यूस करने में या कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करने में इसका रोल आएगा। एज वेल एज इट इन्फ्लुएंसेस एरिथ्रोपोइसिस, इट इन्फ्लुएंसेस द एरिथ्रोपोइसिस। हाँ, उसके बाद देखो ओवरीज होती है, दैट इज फीमेल गोनैड्स है, 1 पेयर प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल रीजन,
स्ट्रोमल टिश्यू एंड ओवेरियन फॉलिकल्स आर प्रेजेंट इसमें। बहुत जरूरी है आप लोगों को ये देखना। ये हम लोग वापस लाइक रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी थोड़ा बहुत इसमें रिवाइज हो जाएगा। इट सिक्रीट्स टू इंपॉर्टेंट स्टीरॉयडल हार्मोन्स, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। हाँ, दो इंपॉर्टेंट ओवरी सिक्रेट करने वाली। हम प्रोजेस्टेरॉन के बारे में जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात करेंगे तब हम डिटेल में बात करेंगे। प्रोड्यूसेस मेनली ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल, ओवरीज के अंदर एक ओवेरियन फॉलिकल बनता है, उसकी डेवलपमेंट के लिए ये हार्मोन बहुत जरूरी है। स्टिमुलेट्स ग्रोथ एंड एक्टिविटीज ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन, लाइक उसमें हेल्प करता है ग्रोइंग फॉलिकल से। अपीयरेंस ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर सच एज हाई पिच वॉइस, हाँ, लाइक हम फीमेल्स की वॉइस अलग होती है तो वो हाई पिच वॉइस, एंड ये हमने मेल में देखा होग्रेसनेस आता है, हाँ, जिसको लो पिच वॉइस बुलाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ मैमरी ग्लैंड है एंड रेगुलेट्स द फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर, जिसको हमने लिबिडो बुलाया मेल में, उसको भी यहाँ पे भी लिबिडो बुलाएंगे। हाँ, और प्रोजेस्टेरॉन है विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द which supports the pregnancy or helps to maintain the pregnancy। यहाँ पे देखो और एक है, like progesterone which acts on the mammary glands and stimulates the formation of alveoli and milk secretion। milk secretion है, इजेक्शन के लिए हमने देखा है कौन सा, ऑक्सीटोसिन देखा हुआ है, ये सिक्रीशन के लिए। प्रोडक्शन के लिए कौन सा देखा हुआ है, प्रोलैक्टिन है, प्रोलैक्टिन प्रोडक्शन और फॉर्मेशन, ये किसके लिए है, फॉर्मेशन ऑफ अल्वियोला एंड मिल्क सिक्रीशन के लिए। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे हम लोग आ चुके, सॉरी सॉरी सॉरी, ये पार्ट बच गया, सॉरी सॉरी मेरे से। हाँ, ये चार इंपॉर्टेंट हार्मोन से, हाँ, ये चार इंपॉर्टेंट हार्मोन से जो हम लोग जीआई ट्रैक वाले हार्मोन जिसको बुलाते हैं ना, वो है। अरे अरे चलो, हाँ, चार इंपॉर्टेंट हार्मोन से बाय द जीआई ट्रैक। गैस्ट्रीन विच एक्ट्स ऑन द गैस्ट्रिक ग्लैंड, स्टमक में होती है, स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ एचसीएल एंड पेप्सिनोजन। गैस्ट्रीन जब सिक्रीट होगा तो इट विल मेक द मोर सिक्रीशन ऑफ एचसीएल एज वेल एज पेप्सिनोजन। उसके बाद सेकेंड हार्मोन आता है दैट इज सिक्रीटिन विच एक्ट्स ऑन द एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियास। अभी मैंने बताया था आप लोगों को पिछले स्लाइड पे, दैट सिक्रीट्स द डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ वाटर एज वेल एज बाइकार्बोनेट। सीसीके, कोलसिस्टोकाइनिन, सीसीके मतलब उसको एब्रिवेट ऐसे कहते हैं, पर इसका नाम याद रख लो, कोलसिस्टोकाइनिन विच एक्ट्स ऑन द एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ द पैंक्रियास एंड स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ पैंक्रियाटिक एंजाइम्स, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। एंड जीआईपी, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, गैस्ट्रिन इनहिबिटरी पेप्टाइड। ये सारे हार्मोन्स का जो केमिकल नेचर है दैट इज प्रोटीनिशियस इन नेचर, प्रोटीनिशियस। इट इनहिबिट्स द गैस्ट्रिक सिक्रीशन एज वेल एज द मोटिलिटी। ये गैस्ट्रीन के सिक्रीशन को इनहिबिट करेगा, इसका ये एंटागोनिस्ट है, सॉरी, इसका ये एंटागोनिस्ट है, दोनों एक दूसरे के, ये दोनों, हाँ, जीआईपी एंड गैस्ट्रीन एक दूसरे के एंटागोनिस्ट है। हाँ, चलो आगे चलते हैं। देखो बच्चों, अब मुझे मालूम है कि आपको ये पार्ट सबसे डिफिकल्ट जाता है, 2 मिनट में समझा देता हूं। एक्शन ऑफ हॉर्मोन्स और लाइक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हॉर्मोन्स बहुत इजी है, अच्छे से समझ लो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब इसमें देखो हमारे पास दो टाइप के हॉर्मोन्स होते हैं, आइदर पेप्टाइड प्रोटीनिशियस हार्मोन और स्टीरॉयडल हार्मोन्स। इसलिए हार्मोन का केमिकल नेचर मालूम होना बहुत जरूरी है, हार्मोन का केमिकल नेचर मालूम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दो टाइप के हार्मोन बता रहा हूं, आइदर प्रोटीनिशियस जिसको पेप्टाइड बुलाओ, प्रोटीनिशियस बुलाओ, या स्टीरॉयडल हार्मोन्स होते हैं। देखो, इफ द हार्मोन इज प्रोटीनिशियस और पेप्टाइड, इट कैन नॉट एंटर इनसाइड द सेल, ये किसी भी सेल में एंटर नहीं करेगा, तो उनके लिए एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स होते हैं, उनके लिए सेल मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर्स होते हैं। सो जैसे ही ये प्रोटीनिशियस हार्मोन आया, एज सुन एज इट बाइंड्स विद द रिसेप्टर, सेल के अंदर मैसेज पहुंच जाता है, हमें एक इंपॉर्टेंट सेकेंड मैसेंजर प्रोड्यूस करना है। दिस सेकेंड मैसेंजर वुड बी साइक्लिक एएमपी, कैल्शियम आयंस और IP3 करके भी है, दैट इज इनोसिटॉल 3 फॉस्फेट। ये तीन में से कोई ना कोई, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज साइक्लिक एएमपी होता है। एंड ये जब इनमें से सेकेंड मैसेंजर बनेगा
तब अंदर जाकर उसकी रिएक्शन हो जाएगी। अब सेकेंड टाइप के हॉर्मोन्स है, कौन से वाले? स्टीरॉयडल हॉर्मोन्स। अब हमारी जो ये मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन विच इज मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर है, तो वो क्या बोलती है? स्टीरॉयडल हॉर्मोन्स को आने दो, एंट्री है। तो स्टीरॉयडल हॉर्मोन्स इमीडिएटली अंदर आ जाएंगे, और वो सिर्फ सेल के अंदर नहीं आएंगे, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के भी अंदर जाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी लिपिड बाइलेयर है। वहां जाकर वो डायरेक्टली बाइंड करेंगे हमारे डीएनए के स्पेसिफिक रीजन को, जिसके लिए उसके पास रिसेप्टर है, वो होगा। उसके बाद उससे एमआरएनए बनेगा, मतलब ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, और तब जाकर उनसे बनेगा अपना इफेक्ट। तो ये दो मैकेनिज्म है, 2 मिनट में मैंने समझा दिए। आई होप देयर इज नो डाउट अबाउट इट। चलो आगे देखते हैं। चलो ये क्या क्या करते हैं, देखो हार्मोन्स, दिस प्रोटीनेशियस हार्मोन्स और अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स, ये क्या करेंगे? दे विल बाइंड टू द मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स, वो अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे। हार्मोन रिसेप्टर के साथ जब ये कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो वो बोलेंगे कि ये प्रोटीनेशियस है, तो वो अंदर नहीं आए। तो उन्होंने इन तीनों में से एक साइक्लिक एएमपी, कैल्शियम आयंस और इनोसिटोल 3-फॉस्फेट में से बना है। बट जब स्टेरॉइड हार्मोन्स है, इनको डायरेक्टली अंदर एंट्री है, तो वो अंदर जाकर डायरेक्टली क्रोमोसोम में वो डीएनए के उस पर्टिकुलर पार्ट को बाइंड करेंगे, एंड दे विल शो द क्यूमुलेटिव बायोकेमिकल इफेक्ट, एंड उसका इफेक्ट हमारे फिजियोलॉजी पे हो जाएगा। हाँ, देखो यहाँ पे हम लोगों ने आप लोगों के लिए यहाँ पे आपको सारे केमिकल नेचर दिए, जैसे देखो प्रोटीनेशियस हार्मोन्स, इंसुलिन है, ग्लूकागॉन है, ऑल पिट्यूटरी हार्मोन्स है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, ये प्रोटीनेशियस है, मतलब ये इस मैकेनिज्म से जाने वाले। स्टीरॉयड हार्मोन में कॉर्टिसोल, दैट इज सारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, गोनाडोकॉर्टिकॉइड या मिनरलोकॉर्टिकॉइड से, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडायल दैट इज एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन है, एंड आयोडोथायरोनिन T3 T4 वाले है, एंड अमीनो एसिड डेरिवेटिव दैट इज एपिनेफ्रिन वाला है, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन वो वाले। ये सारे हार्मोन्स लाइक ये जो है स्टेरॉयडल हार्मोन्स, दे विल गो बाय द दिस मैकेनिज्म। आई होप देयर इज नो डाउट इन इट। स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। मैं अगला चैप्टर जल्द ही लेकर आऊंगा। मैं बोल रहा हूं आप लोगों को 1 घंटा मतलब 60 to 70 मिनट में हर एक चैप्टर की डिटेल क्विक रिवीजन मैं करवा कर लूंगा। थैंक यू वेरी मच।